नमस्कार मित्रों, मैं आदित्य साहू आज आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज की इस अनस्क्रिप्टेड बैठक के खास एपिसोड में आज हमारे साथ एक ऐसे शख्सियत है जिनका सफ़र काफ़ी अलग और काफ़ी चर्चा का विषय रहा है। छात्र राजनीति से लेकर छात्र राजनीति के आंदोलन से लेकर जेल का सफ़र, कई एफआईआर और आज एक अधिवक्ता के रूप में पहचान। हम इनका जो सफ़र रहा है वो काफ़ी चर्चा का विषय रहा है। कई लोगों के मन में कई सवाल हैं इनके प्रति। आज हम उन सवालों का जवाब जानना चाहेंगे। तो हम स्वागत करते हैं माननीय अधिवक्ता श्रीकांत विश्वकर्मा जी का। नमस्कार सर। नमस्कार। वेलकम टू दी अनस्क्रिप्टेड बैठक। बहुत शुभकामनाएं आप। लोग आपको श्रीकांत विश्वकर्मा अधिवक्ता के रूप में जानते हैं। अगर श्रीकांत विश्वकर्मा जी को एक लाइन में डिस्क्राइब करता हूँ तो आप खुद को कैसे बताएंगे? मैं अपने आप को सिर्फ अगर एक पंक्ति में कहना चाहूँ तो मैं यही कहूंगा कि हर मायूस को हंसाने का कारोबार है अपना, लोगों के दर्द खरीद लेते हैं, बस यही रोजगार है अपना। और मेरी सोच ये रही है कि समाज के अंतिम छोर में बैठे प्रत्येक व्यक्ति को न्याय प्राप्त हो, और यदि यह न्याय मेरे माध्यम से प्राप्त हो रहा है तो मैं उस ईश्वर का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे चुना इस कार्य को करने के लिए। छात्र नेता से अधिवक्ता का सफ़र के बीच में जेल भी आते हैं, इसकी क्या कहानी थी? देखिए, जब आप शासन प्रशासन से छात्रों की, आम जनता की समस्या रखते हैं तो कहीं ना कहीं आपको दिक्कतों का, परेशानियों का, एफआईआर का सामना करना पड़ा। ऐसे बहुत से आंदोलन हुए जहाँ पे सीधे सरकार से, विश्वविद्यालय प्रशासन से हमारी तकरार हुई, और उसका नतीजा ये हुआ कि प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध हुई और हमको जेल जाना पड़ा। और लगभग मेरे साथ जो हुआ, ये कोई मैं अकेला व्यक्ति नहीं हूँ। जो भी सामाजिक नेता है, जो भी पार्टी के वर्कर्स हैं, जो विपक्ष में राजनीति करते हैं, उनके साथ ये सब होना मेरे हिसाब से आम बात है। ये हर किसी संघर्षशील व्यक्ति के जीवन का हिस्सा होती है। और हमने सुना है कि आपके ऊपर कई एफआईआर थी। हाँ, तो रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा, सरकार के द्वारा जब भी हम छात्रों की आवाज उठाते थे, धरना प्रदर्शन आंदोलन करते थे, तो एफआईआर भी दर्ज होती थी। एफआईआर दर्ज होने के बाद कई बार जबलपुर जेल में भी मैं रहा, भोपाल में भी रहा, तिहाड़ जेल में भी रहा। कितनी पॉलिटिकल और कितनी जेन्युइन एफआईआर? देखिए, सरकार का काम है कि अगर सरकार की मंशा के अनुरूप अगर कोई व्यक्ति कार्य नहीं करता है, आंदोलन करता है, धरना प्रदर्शन करता है, आम जनता की आवाज को उठाता है, तो ये तो सरकार की, मेरे को लगता है, नियमावली है कि जो भी व्यक्ति जनता को एकत्रित करके शोरगुल कर रहा है, अन्याय के खिलाफ आवाज उठा रहा है, तो ये तो एक पुरानी रीति चली आई है कि एफआईआर दर्ज करो, उसको दमन करने का काम करो। तो एफआईआर भी दर्ज हुई, कई बार जेल भी जाना पड़ा। ये कोई नया विषय नहीं था मेरे लिए। और ये सभी जो भी विपक्षी छात्र संगठन है, विपक्षी दल के नेता हैं, अपने राजनीतिक सफर में लगभग लगभग सबको ये एफआईआर का, जेल जाने का सामना करना पड़ता है। हम बात करेंगे दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला की। नेल्सन मंडेला। मंडेला जी का लगभग 30 से 35 साल का जो सफर था वो जेल में कटा। अच्छा। इतना लंबा उन्होंने जेल काटी। आज जो सत्ताधारी दल है उसके द्वारा पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के ऊपर आरोप लगाया जाता है, उनका बार बार नाम लिया जाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में जब हम पढ़ते हैं और देखते हैं तो उनका वर्तमान में जो प्रयागराज है वहां पे आनंद भवन उनका निवास स्थान था। उस समय हमारा भारतवर्ष जो था वो ब्रिटिश शासन की गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। तो जवाहरलाल नेहरू जी ने अपने उस निवास स्थान को क्रांतिकारियों के लिए, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के लिए खोल दिया। वो वहां पे रहते थे, खाना पीना खाते थे। उसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को भी लगभग 9-10 वर्षों तक जेल में रहना पड़ा। तो ऐसा जो राजनीतिक सफर है, लगभग लगभग जो भी संघर्ष कर रहा है सबके जीवन में आता है। ये तो बात हो गई नेल्सन मंडेला जी। हम
बात ये करना चाहेंगे कि जब आप जेल गए तो आपके परिवार का क्या कहना था? देखिए, उनके क्या विचार थे? परिवार का भी मुझे विशेष सहयोग रहा। मेरे पिताजी, मेरे राजनीतिक गुरु पूर्व पार्षद जितन राज जी का भी बहुत सहयोग रहा, जिन्होंने मेरे राजनीतिक सफर में मेरा बहुत योगदान दिया। जब भी मैं जेल जाता था तो जो कानूनी कार्रवाइयां हैं वो मेरे पिताजी करते थे। मेरे पिताजी का बहुत सहयोग रहा। मतलब सपोर्टिव फैमिली सपोर्टिव से थे फैमिली आप। थी। मेरे घर परिवार ने मुझे कभी भी ये नहीं बोला कि इतनी एफआईआर हो रही है, बार बार छात्रों की समस्याओं के लिए उनको जेल जाना पड़ रहा है। उनका हमेशा यही कहना रहा कि बेटा संघर्ष करो। तो कुल मिला के मेरे परिवार का पूरा सहयोग है। छात्र राजनीति में आने वाले आप अपनी फैमिली के पहले व्यक्ति थे। हाँ, मेरे दादाजी थे स्वर्गीय श्री रामचरित्र जी विश्वकर्मा, वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। तो मुझे राजनीति जो है वो विरासत में मिली। मतलब ऐसे और क्या किस्से हुए आपके छात्र राजनीति वाले जीवन में जब आपको दबंग छात्र नेता का टैग मिला? देखिए, ये तो अब छात्रों की समस्याओं का अपन ने जब भी निराकरण करने जाते थे तो कभी पुलिस प्रशासन से बहस हो जाती थी, कभी विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय से बहस हो जाती थी। छात्रों के लिए आवाज उठा के उनकी समस्याओं का अपन निराकरण कर देते थे। तो इसी कारण छात्र लोग और चाहने वाले अगर ऐसी उपाधि देते हैं तो प्यार से जो भी जो चीज देता है ले लेना चाहिए। वैसे मैं बहुत सरल व्यक्ति हूँ ऐसे। तो मतलब कुछ किस्सा तो होगा ना इसके पीछे, आपको दबंग छात्र नेता बोला जा रहा है, कुछ आपने दबंग एक्शन कुछ किया होगा आरडीवी विश्वविद्यालय में। विश्वविद्यालय में कई धरने प्रदर्शन आंदोलन हुई। एक ऐसा वाक्य भी हुआ कि विश्वविद्यालय में दो छात्र संगठनों के बीच झगड़ा हुआ और मैं कुलपति अपने आप को सिक्योर करने के लिए, अन्य छात्रों को सुरक्षित करने के लिए, अपने संगठन की सदस्यों को सुरक्षित करने के लिए टेबल पे भी चढ़ना हुआ। उसमें मुझे जेल भी जाना पड़ा। जब आप वाइस चांसलर के ऑफिस में टेबल में चढ़े, वहाँ का क्या रिएक्शन था? वहाँ का रिएक्शन तो ये था कि विश्वविद्यालय प्रबंधन ने एफआईआर दर्ज करवा दी। एफआईआर दर्ज होने के बाद जेल जाना पड़ा। माननीय न्यायालय ने जब सब परिस्थितियों को देखा तो उन्होंने मुझे दोष मुक्त किया। उस समय आपका क्या माइंडसेट रहा होगा? माइंडसेट तो अपना तो शुरू से यही रहा कि अपन अगर विश्वविद्यालय प्रबंधन के पास जा रहे हैं छात्रों की समस्याओं को लेके, तो छात्रों की समस्या का अपन को निराकरण करना है। किसी भी वरिष्ठ जन का, गुरुजन का अपमान अनादर करना कभी उद्देश्य नहीं रहा। भैया हम जबलपुर शहर में हैं, तो आपने जबलपुर शहर में और भी अपॉर्चुनिटी थी, छात्र राजनीति का रास्ता ही क्यों चुना? जब श्री राम इंजीनियरिंग कॉलेज में मैंने मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एमबीए में जब प्रवेश लिया तो रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में और इंदौर स्थित देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय में एमबीए के जो नियम एवं शर्तें रहती हैं उसमें कहीं ना कहीं डिफरेंस रहा। तो एक आंदोलन की शुरुआत हुई वर्ष 2009 में। देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय इंदौर में यदि कोई छात्र एग्जामिनेशन दे रहा है एमबीए के तो उसको दो सब्जेक्ट में एटीकेटी दी जाती थी। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में एक सब्जेक्ट में एटीकेटी दी जाती थी। प्रैक्टिकल मार्क्स जो थे वो यहाँ पे 15 थे। देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय में 25 नंबर के प्रैक्टिकल मार्क्स होते थे। तो इस असमानता को लेके हमने एक आंदोलन की शुरुआत करी। उस आंदोलन में मेरे साथ वर्तमान में नगर कांग्रेस कमेटी में प्रवक्ता हैं रिजवान अली ऊटी, वो मेरे सहयोगी रहे, मेरे बैचमेट रहे। हम दोनों ने मिलकर आंदोलन की शुरुआत करी और हमारी मांगों का ये असर हुआ कि जिस तरीके से इंदौर विश्वविद्यालय में जो नियम और शर्तें थी वही नियम और शर्तें रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में लागू की गई। छात्र राजनीति में आना मेरी कोई इच्छा नहीं थी,
लेकिन संघर्ष करते करते, छात्रों की समस्याओं का निराकरण करते करते कब मैं इसमें शामिल हो गया, कब मैं भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन एनएसयूआई का पदाधिकारी बन गया, मेरे वरिष्ठ जनों का मुझे बहुत सहयोग प्राप्त रहा, तो ये तो मुझे खुद पता नहीं चला। आपका लगभग 15 साल का करियर रहा होगा छात्र राजनीति का। इसमें आपको ऐसी क्या सीख मिली और वो कौन सा किस्सा था जिससे आपने सीखने को मिला? संघर्ष तो हर इंसान को करना पड़ता है और हर व्यक्ति अपने परिवार का नेता होता है। आज हर व्यक्ति जो अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा है, वो अपने परिवार का नेतृत्व करता होता है, और जो नेतृत्व करता होता है उसी को नेता कहते हैं। तो हर व्यक्ति को संघर्ष करना पड़ता है, और संघर्ष आपको कब कहाँ से कहाँ पहुंचा दे। तो वैसे ही संघर्ष मैंने भी किया, छात्रों की समस्याओं का सुनना, उनका निराकरण करना, विश्वविद्यालय प्रबंधन के सामने रखना, क्योंकि हर व्यक्ति चाहता है कि भगत सिंह पैदा हो, लेकिन हमारे घर में नहीं, बगल वाले के घर में बगल पैदा वाले हो। मतलब वो सीख क्या मिली आपको? सीख यही मिली कि इंसान को संघर्ष करना चाहिए, अंजाम चाहे कुछ भी हो। हम सच कहने के आदी हैं, और सच कहना यदि बगावत है तो समझो हम बागी। जहां कहीं भी गलत हो रहा है, गलत को गलत कहना बहुत ही आवश्यक है। यदि आप गलत को गलत नहीं कहोगे, आप मौन रहोगे, तो इसका मतलब ये हुआ कि उस गलती में आप भी सहभागी हो, आपकी भी मौन स्वीकृति है। तो गलत को गलत कहना बहुत जरूरी है। और आपके माध्यम से तो मैं सभी युवाओं को ये कहना चाहूंगा, पहले का, आज से 10 वर्षों का दौर कुछ और था, लेकिन आज का दौर कुछ और है। हमारे समय में युवाओं में अपनी समस्याओं के निराकरण के लिए जो जीवटता देखी जाती थी, आज कहीं ना कहीं छात्र भी विश्वविद्यालय नहीं पहुंचते, अपनी समस्याओं को लेके कुलपति कुल सचिव महोदय से नहीं मिलते। यदि छात्रों को कोई परेशानी हो रही है तो पुलिस अधीक्षक से मुलाकात नहीं करते। तो कहीं ना कहीं छात्र राजनीति भी अब बिल्कुल जबलपुर में संस्कारधानी में ना के बराबर रह गई। आपने ऐसे कौन से मतलब बड़े आंदोलन किए अपने छात्र राजनीति वाले जीवन में जिन पर आपको आज भी गर्व महसूस होता है? सबसे पहले तो जो हमारा आंदोलन था, मैंने आपको बताया कि इंदौर विश्वविद्यालय और जबलपुर विश्वविद्यालय में एमबीए के पाठ्यक्रम में जो अनियमितताएं थी, असमानताएं थी, उसके संबंध में हमने आंदोलन किया। हमारा एक प्रमुख आंदोलन वो था। दूसरा वर्ष 2010 में भाजपा सरकार के द्वारा मेडिकल विश्वविद्यालय जो है, उसको भोपाल स्थानांतरित किया जा रहा था। MPMSU हाँ, मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, उसको भोपाल स्थानांतरित किया जा रहा था जबलपुर से। तो शायद अभी भी होने के कगार में है। अभी भी चल रहा है, अभी भी ऐसा सुनने में आ रहा है। तो इस संबंध में हमारे द्वारा निरंतर आंदोलन किए गए। उस समय के जो माननीय विधायक थे, उनके आवास का हम लोग ने घेराव किया, हम लोग ने मशाल जुलूस निकाले, हम लोग ने हस्ताक्षर अभियान चलाया। तो ये बहुत हमारा यादगार आंदोलन था, और उसमें हमको सफलता भी। कि आप NSUI के छात्र नेता रहे हैं, तो उस समय का जबलपुर शहर और इस समय का जो जबलपुर शहर है, उसमें एक ऐसा छात्र नेता का पॉइंट ऑफ व्यू क्या रहता है? दोनों में क्या डिफरेंस? हमारे समय में जब विश्वविद्यालय में आंदोलन होते थे तो गिरफ्तारियां होती थी, कई बार लाठीचार्ज भी हुआ, और भारी संख्या में जो छात्र थे वो अपनी मांगों को लेकर विश्वविद्यालय पहुंचते थे। लेकिन वर्तमान में बहुत लंबा समय हो गया, अब जो छात्र हैं वो विश्वविद्यालय नहीं पहुंचते, छात्र नेता नहीं पहुंचते। हम लोग के समय तो हम लोग सवेरे 9 बजे कॉलेज पहुंच जाते थे। जो भी स्टूडेंट लीडर है, यदि वो कॉलेज कैंपस में पहुंच रहा है तो स्वाभाविक बात है उसका छात्रों से मिलना होगा। छात्रों से मिलना होगा तो छात्र अपनी समस्याएं बताएंगे कि हमको भैया स्कॉलरशिप में समस्या आ रही है, हमको एडमिशन में समस्या आ रही है, हमारे रिजल्ट में समस्या है, हमारे एग्जामिनेशन टाइम टेबल में समस्या है। तो मेरे हिसाब से वर्तमान में ये चीजें नदारद है। जो भी वर्तमान में छात्र प्रतिनिधि हैं, उनका कॉलेज कैंपस में आना जाना कम है, विश्वविद्यालय में आना जाना कम है, और जिस तरीके के आंदोलन होना चाहिए उसका कहीं ना कहीं अभाव है। आप NSUI में रहे, तो उसमें अगर कोई स्टूडेंट पॉलिटिक्स ज्वाइन करना चाहता है, तो उसे आइडियोलॉजी देखना चाहिए या काम देखना चाहिए? देखिए, छात्र को देखना चाहिए आइडियोलॉजी। आइडियोलॉजी। आइडियोलॉजी, विचारधारा। आज वर्तमान परिदृश्य की हम बात करें
तो छात्रों को उनके दिमाग में एक बात डालना चाहिए कि सबसे महत्वपूर्ण चीज है, जो सबसे बड़ी चीज है, वह है हमारे देश का संविधान। हमारे संविधान की प्रियम्बल में, प्रस्तावना में सबसे पहली पंक्ति लिखी है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। उसमें कहीं भी ये नहीं लिखा कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। वी द पीपल ऑफ इंडिया। संविधान की दृष्टि से भारत का प्रत्येक व्यक्ति बराबर है। आज हम देखते हैं कि हिंदू मुसलमान की बात चल रही है, और मैं तो आपके माध्यम से दो पंक्तियों में अपनी बात कहना चाहूंगा कि मुल्ला को मस्जिद में राम दिखाई दे और पंडित को मंदिर में रहमान दिखाई दे। हिंदुस्तान जन्नत बनेगा तब जब इंसान को इंसान में इंसान दिखाई दे। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारत एक है। भारत के प्रत्येक छात्र के अंदर ये बात होना चाहिए कि हर भारतीय आपस में एक है। धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर जो आज हमारे देश में जो स्थिति है, ये बहुत ही चिंताजनक स्थिति है। धर्म के आधार पर छात्रों को, युवाओं को जो बांटने का ये साजिश चली जा रही है, बहुत ही गलत। मैं तो ये भी मानता हूँ छात्र की कोई जाति नहीं होती। नहीं होती। और आप मतलब जितने भी छात्र आपसे मिलते हैं सबको आप प्रेरित करते हैं कि एक बार छात्र राजनीति जरूर करो अपने जीवन में। ऐसा क्यों? छात्र राजनीति करना इसलिए जरूरी है कि आपको छात्रों की समस्याओं का, जनता की समस्याओं का पता चलेगा। उन समस्याओं का निराकरण आप कैसे कर सकते हो, आपको उसकी जानकारी लगेगी। और छात्र जीवन में जो ये अनुभव होता है, या छात्र जीवन के बाद जब आप अपने आगे का सफर तय करते हो, तो आपके आगे के सफर के लिए ये चीजें बहुत जरूरी है। हर व्यक्ति के जीवन में संघर्ष होता है, और उस संघर्ष को करते हुए जो व्यक्ति आगे निकलता है, वही व्यक्ति मेरे हिसाब से इंसान कहलाता है। मध्य प्रदेश में सुप्रीम कोर्ट में एक लिंगडो कमेटी का गठन किया था जो कहती थी छात्र संघ चुनाव हर विश्वविद्यालय में होने चाहिए। तो ये क्यों बंद हो गए और किसने बंद कराए? देखिए, मेरा तो मानना है कि इस संबंध में मध्य प्रदेश की सरकार जिम्मेवार है। कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश की सरकार ये नहीं चाहती कि युवा नेतृत्व उभर कर आए। आज मध्य प्रदेश सरकार में अगर हम पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी की बात करें, तो उनका भी छात्र जीवन से राजनीति में आना हुआ, और छात्र राजनीति से युवा नेतृत्व उभर कर आता है जो सरकार से सीधा प्रश्न पूछने का मादा रखता है। तो मध्य प्रदेश में छात्र संघ चुनाव होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। मध्य प्रदेश के लगभग लगभग सभी विश्वविद्यालय छात्र संघ के नाम पर छात्रों से शुल्क ले रहे हैं। छात्र संघ चुनाव हो नहीं रहे, वो पैसा कहाँ जा रहा है? तो इसका तो सरकार को जवाब देना चाहिए। बिल्कुल। अभी विगत लगभग 10 वर्ष पूर्व विश्वविद्यालय में कुछ छात्र नेताओं ने याचिका भी लगाई थी। उनकी याचिका के आधार पर भी इलेक्शन हुए, लेकिन प्रत्यक्ष प्रणाली से नहीं, अप्रत्यक्ष प्रणाली से हुई। तो मुझे सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए। छात्र संघ चुनाव से युवा नेतृत्व उभर कर आता है, और यह प्रदेश के साथ साथ देश के लिए भी बहुत जरूरी। ऐसा कह सकते हैं क्या अपन कि सरकार छात्र संघ चुनाव से डरती है? हाँ, बिल्कुल कह सकते हैं। छात्रों को उभरता देख कहीं ना कहीं सरकार को ये डर है, जो नेपोटिज्म है, भाई भतीजावाद। आज सरकार में ऐसे बहुत से जनप्रतिनिधि हैं जो अपने नाते रिश्तेदारों को आगे बढ़ाना चाहते हैं। अगर छात्र राजनीति से कोई युवा छात्र नेता उभर कर आ गया, तो कहीं ना कहीं उनको खतरा हो जाएगा। और कहीं ना कहीं अगर देखें तो हमारे, मैं गोदी मीडिया की बात नहीं करूंगा, लेकिन पत्रकारों के मन में छात्र नेताओं के प्रति एक सकारात्मक भाव रहता है। छात्र संगठन जब भी आंदोलन करते हैं, तो उनको पेपर में जो जगह दी जाती है, वो बहुत अच्छी जगह दी जाती है। और किसी भी युवा की जो पहचान है, वो छात्र राजनीति से ही बनती है। बिल्कुल। हमारे जबलपुर शहर संस्कारधानी की बात करें,
तो हमारे शहर में शरद यादव जी वर्तमान में विधायक हैं, लखन घनघोरिया जी ऐसे छात्र नेता हुए। जो शरद यादव जी तो केंद्र में मंत्री तक रहे। तो जबलपुर विश्वविद्यालय से उन्होंने पढ़ाई की थी। वर्तमान में हमारे पूर्व विधानसभा क्षेत्र के विधायक हैं लखन घनघोरिया जी। उनका भी आना छात्र राजनीति से हुआ है। वो किस विश्वविद्यालय से थे? वो रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय से के संबंधित छात्र थे। उस समय का उनका महाविद्यालय था रॉबर्टसन कॉलेज, जिसे हम वर्तमान में साइंस कॉलेज के नाम से जानते हैं। वहाँ से उन्होंने ग्रेजुएशन किया और अभी जो कैबिनेट मंत्री हैं प्रहलाद पटेल जी उनके सहपाठी रहे। कैबिनेट मंत्री राकेश सिंह जी उनके सहपाठी रहे। तो जब भी हमारी आदरणीय लखन जी से बात होती है तो वो अपने राजनीतिक किस्से सुनाते हैं। ये अपन ने छात्र नेताओं की बात करी, छात्र संघ चुनाव की बात करी, तो एक सवाल और मैं पूछना चाहूँगा। छात्र संघ चुनाव के बंद होने का कारण आप किस पार्टी को ज़िम्मेदार मानते हैं? छात्र संघ चुनाव जो है, यदि अपन इसकी बात करें तो सवाल हमेशा उसी से पूछा जाता है जो सत्ता में रहता है। वर्तमान में वर्ष 2003 से लगभग लगभग भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है। बीच में 15 महीने का शासनकाल कांग्रेस पार्टी का रहा। तो इसमें भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है। मैं पूरी तरह से भाजपा को जिम्मेदार मानता हूं कि वह युवा नेतृत्व को उभर कर सामने नहीं आने देना चाहता। आप विभिन्न योजनाएं चला रहे हो, लेकिन आपको छात्रों की भी सुध लेनी चाहिए। पर छात्र संघ चुनाव जो हैं वो तो भाजपा जब पार्टी बनी उसके पहले से बंद है ना? हाँ, उसके पहले से हो सकता है 2000 परिस्थितियां कुछ और रही हो, क्योंकि मध्य प्रदेश का जो परिदृश्य है विगत 20 वर्ष पहले कुछ और था। कोई भी सरकार वर्तमान उस समय अगर मुख्यमंत्री पूर्व में दिग्विजय सिंह जी थे, अगर दिग्विजय सिंह जी वर्तमान में होते, सत्ता में होते, तो हम सवाल उनसे पूछते। जैसे हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी हमेशा हर बात पे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को जिम्मेदार ठहराते हैं। तो उस परिपाटी में मैं तो नहीं आता। मैं तो सवाल अगर पूछूंगा, यदि मुझसे पूछने को कहा जाएगा, तो मैं तो भाजपा से वर्तमान मुख्यमंत्री मोहन यादव जी से सवाल पूछूंगा कि भाई आप छात्रों की सुध लो। युवा चाह रहा है छात्र संघ चुनाव, तो आप छात्र संघ चुनाव कराओ। और आपके माध्यम से मैं युवाओं को भी ये संदेश देना चाहूंगा कि अपने अधिकारों के लिए आपको सड़कों पे निकलना पड़ेगा, आपको विश्वविद्यालय जाना पड़ेगा। सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप पे कोई मुहिम चलाने से सफलता नहीं मिलती। अगर आपको सफलता पाना है, अपना अधिकार पाना है, तो आपको सड़कों पे उतरना ही पड़ेगा। बिल्कुल। मतलब आप ये कह रहे हैं कि घर का मुखिया मुखिया जब बनता है तो घर की परिस्थिति चाहे पहले की कैसी हो, चाहे आने वाली परिस्थिति कैसी हो, वो मुखिया ही जो डिसाइड करता शासन में है, है, जो शासन जो में उस है। प्रदेश का मुखिया है, सवाल उससे ही पूछा जाएगा। भैया आप कांग्रेस से हैं, एनएसयूआई से आते हैं। बीच में 15 महीने के लिए आपकी भी सरकार बनी थी। आपने क्यों नहीं छात्र संघ चुनाव को बहाल किया? मतलब छात्र संघ चुनाव क्यों नहीं चालू करा दिए हर विश्वविद्यालय में? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की छात्र इकाई है नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया, हम्म। एनएसयूआई। एनएसयूआई विगत लंबे समय से छात्र संघ चुनाव की मांग कर रही थी। एनएसयूआई के जो हमारे छात्र प्रतिनिधि हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, प्रदेश कार्यकारिणी हैं, जिला कार्यकारिणी, सबने तत्कालीन मुख्यमंत्री आदरणीय श्री कमलनाथ जी के सामने जब अपनी मांग रखी, तो मध्य प्रदेश की तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने पूरी कार्य योजना तैयार करी। लेकिन जब तक हम इसको जमीनी स्तर पर ला पाते, छात्र संघ चुनाव हेतु मार्ग प्रशस्त कर पाते, तब तक हमारी सरकार ही चली गई। अच्छा, जैसा कि अभी सरकार भाजपा की है प्रेजेंट में, तो भाजपा की सरकार में छात्र विंग है एबीवीपी। तो इन्होंने कहा था कि अगर सरकार हमारी आती है और हम्म। छात्र संघ चुनाव कराने में असफल रहती है तो हम उसका विरोध करेंगे। तो आज छात्र संघ चुनाव तो हो ही रहे हैं, तो क्या इन्होंने एक बार भी विरोध किया? देखिए, विद्यार्थी परिषद छात्रों से क्या कहती है, क्या करती है, इसकी जिम्मेदारी तो मैं ले नहीं सकता। जो भी छात्र है, यदि वह किसी भी छात्र संगठन के सदस्य बनते हैं,
तो ये जिम्मेदारी उनकी बनती है कि अपने छात्र संगठन से सवाल पूछें बिल्कुल। कि आपने सरकार बनने के पहले ये वादा किया था कि भैया सरकार हमारी आएगी तो छात्र संघ चुनाव होंगे। एनएसयूआई की अगर बात करी जाए तो एनएसयूआई शुरू से ही छात्र संघ चुनाव की पक्षधर रही है, विद्यार्थी परिषद भी पक्षधर रही है, क्योंकि वर्तमान में सरकार छात्र संघ चुनाव कराने से पीछे हट रही है। तो मेरे ख्याल से दोनों ही छात्र संगठनों को सरकार का मुखर होकर विरोध करना चाहिए और छात्रों को किसी भी छात्र संगठन का सदस्य बनने से पहले ये सोचना चाहिए कि उपरोक्त छात्र संगठनों ने क्या वादे किए थे, उनमें से किन वादों को पूरा किया। इसकी कसौटी के आधार पर, अपने उत्तरों की कसौटी के आधार पर किसी भी छात्र संगठन का सदस्य बनना चाहिए। बिल्कुल, मतलब छात्र संगठन का एक ही उद्देश्य होना चाहिए, छात्र हित की बात करें। छात्र हित की बात। बिल्कुल। आज से हम 10 साल पहले की बात करें तो राहुल गांधी जी की छवि 10 साल पहले की अलग थी। आज हम जब देखते हैं उनका व्यक्तित्व अलग दिखता है। तो क्या डिफरेंस है और इस बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या उन्होंने बदलाव किए? बचपन में हम लोग जब स्कूल में पढ़ते थे तो एक दोहा था, करत करत अभ्यास तो जड़मति हो सुजान, रसरी आवत जावत है तो सिल पे पड़त निशान। राहुल गांधी जी के विषय में मैं एक बात कहना चाहूंगा। जिस व्यक्ति के दादी जी की हत्या हो गई, उनके पिताजी के साथ आतंकवादी हमले में उनका निधन हुआ, तो कहीं ना कहीं उसका असर बहुत लंबे समय तक रहा। उसके बाद राहुल गांधी जी लगभग 15 वर्ष पूर्व जब राजनीति में आए तो धीरे धीरे उनने परिस्थितियों को समझा। वर्तमान में राहुल गांधी जी युवाओं से मिल रहे हैं, उनकी समस्याओं को देख रहे हैं। वो रोजमर्रा दैनिक जीवन में जो लोग हैं उनसे मिल रहे हैं कि लोगों का जीवन कैसा है, लोग कैसे मेहनत करके कमाते हैं और अपना परिवार पालते हैं। चाहे वो कुली हो, चाहे वो स्ट्रीट वेंडर हो, चाहे वो मैकेनिक हो, सबसे कहीं ना कहीं राहुल जी संपर्क स्थापित कर रहे हैं। और भारत जोड़ो यात्रा में तो राहुल गांधी जी ने जो देश के युवाओं से, देश के नागरिकों से जो संवाद स्थापित करने की कोशिश की है, वो काबिले तारीफ है। तो राहुल गांधी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो रही, उसमें राहुल गांधी जी ने युवाओं से जो अपना संवाद स्थापित किया, युवाओं की जो समस्या जानी, युवा हो चाहे हमारी भारतीय सेना के बहुत से रिटायर्ड लोग शामिल हुए, आम जनता उस यात्रा में शामिल हुई, छात्र शामिल हुए, लगभग लगभग सभी वर्गों के लोग उस यात्रा में शामिल हुए। और राहुल गांधी जी के प्रति आम जनमानस की जो सोच है वो बदली। तो राहुल गांधी जी 10 साल में उन्होंने जो काम किया है और पार्टी को जो संगठन सृजन अभियान के तहत जो स्थापित करने का वर्तमान में कार्य कर रहे हैं, कि हमारा अंतिम पंक्ति में बैठा जो कार्यकर्ता है, यदि उसमें सक्षमता है तो हम उसको टिकट देंगे, हम उसको संगठन का पद देंगे। तो इस तरीके से संगठन की जो राहुल गांधी जी के द्वारा सर्जरी की जा रही है, बहुत ही काबिल तारीफ है। और उनमें बहुत ही, उनकी कार्यशैली में जो परिवर्तन हुआ है वो काबिल तारीफ है। ये तो बात हो गई राहुल गांधी जी के बारे में। पर आप ये बताएं, आपने बीकॉम, एमकॉम, एमबीए इतनी सारी डिग्री करी, उसके बाद लॉ क्यों चुना? हमारा जो छात्र संगठन था एनएसयूआई, उसका अगर आपको इलेक्ट्रीफाइड करना है तो कहीं ना कहीं उसमें स्टूडेंट, रेगुलर स्टूडेंट रहना जरूरी था। तो एक कारण ये भी है। दूसरा कारण ये है कि एमबीए करने तक कई एफआईआर हुई, न्यायालय के समक्ष आना जाना लगा रहा, तो कानून की जानकारी के लिए वकालत की पढ़ाई भी करी। और कभी सोचा नहीं था कि वकालत की पढ़ाई करने के बाद इसी को अपना पेशा बना लूंगा। लेकिन लोगों की समस्या का निराकरण करते करते, छात्र नेताओं की समस्याओं का निराकरण करते करते मेरी वकालत भी पूरी हो गई। और इसके माध्यम से अगर आज
मैं अपने भाइयों की, आवाम की अगर सेवा करना चाह रहा हूँ, तो मैं अपनी उस इच्छा की पूर्ति के लिए ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ, और ईश्वर को इस बात का भी साधुवाद देता हूँ कि उन्होंने इस नेक कार्य के लिए मुझे चुना। मैं आपका इंस्टाग्राम देखा था मैंने, तो उसमें लिखा था स्पेशलाइज्ड इन स्टूडेंट, मतलब उसमें याद नहीं आ रहा मुझे, पर उसमें लिखा था कि आप छात्र जो नेता हैं उन्हीं की मदद करते हैं, छात्रों की, जो जो छात्र राजनीति में है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि जो भी मेरे हिसाब से जो भी व्यक्ति छात्र नेता रहा है, जिसने छात्र जीवन अपना जिया है, वो कहीं ना कहीं छात्र नेताओं से एक लगाव रखता है। मेरा स्टूडेंट्स लीडर से कुछ ज़्यादा ही लगाव है। चाहे एनएसयूआई हो, चाहे एनवीआई हो, चाहे एमपीएसयू हो, चाहे एसएफआई हो, चाहे जेएसयू हो, ठीक। जो भी छात्र संगठन है, छात्र संगठन के दौर में मेरे ऊपर जो बीती, मैंने जो सहा, मैं चाहता हूँ कि मेरे रहते कोई भी छात्र के साथ ऐसा ना हो। छात्र नेताओं का कोई रोजगार तो रहता नहीं, बिल्कुल। जो पॉकेट मनी मिलती है उसी से वो अपनी राजनीति करते हैं। तो ऐसे में यदि मेरे द्वारा अगर उनको न्यायालयीन कार्य में कोई सहयोग दे दिया जाता है, तो मेरे लिए इससे बेटर कुछ नहीं। कम से कम वह निकल कर विश्वविद्यालय पहुंचकर शासन प्रशासन के पास पहुंचकर छात्रों की समस्या रख तो रहे, उनकी समस्याओं का निराकरण तो कर रहे हैं। यदि ऐसे छात्र नेताओं की अगर मैं मदद कर देता हूँ किसी माध्यम से, तो ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। और अगर कोई युवा छात्र राजनीति की तरफ जा बढ़ता है, तो उसमें एक अलग ही मतलब जोश रहता है बढ़ते समय, पर जब वो आगे बढ़ता है तो उसके साथ बहुत सारे लोग जो उसके मित्र रहते हैं, परिवार रहते हैं, वो कई बार साथ नहीं देते उसका। तो वो किसी इस मुकाम पे पहुंचता है जहाँ पे वो अकेलापन महसूस करता है। तो वो इससे कैसे डील करते थे आप? देखिए, एक बहुत अच्छी पंक्ति है, मैं अकेला ही चला था जाने में मंजिल की ओर, लोग मिलते गए और कारवां बनता गया। तो छात्र राजनीति के मुकाम में ऐसी बहुत सारी दिक्कतें परेशानी आती है कि लोग डर जाते हैं, लोगों का साथ छूट जाता है। लेकिन आप निरंतर संघर्ष करते रहते हो, तो ये ही आपका सफर एक दिन कारवां बन जाता है और आपको किसी न किसी मंजिल तक पहुंचा देता है। तो जितने भी स्टूडेंट्स लीडर हैं, तो मेरा तो सभी से कहना है कि भाई, सहयोग के लिए तो मैं हमेशा तत्पर हूँ। आप अपना संघर्ष जारी रखें, और संघर्ष करने से ही इंसान निखरता है, और आपका यही संघर्ष किसी ना किसी दिन आपको ऊंचे मुकाम तक पहुंचाएगा। कुछ आखिरी सवाल और करना चाहूँगा मैं। जैसे भारत के जेनजी जंतर मंतर में प्रदर्शन कर रहे हैं, वो तो बढ़िया है, बढ़िया काम कर रहे हैं नीट के लिए। मैं ये कहना चाहूँगा कि भारत के जेनजी को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? पढ़ाई करें कि छात्र राजनीति करें या करियर पे ध्यान दें? देखिए, राजनीति को जिस तरीके से बदनाम कर दिया गया है, तो मैं तो युवाओं से यही कहना चाहूंगा कि पढ़ाई भी करो आप। पढ़ाई करने के साथ साथ आपको अगर किसी समस्या का सामना करना पड़ रहा है, तो डटकर उसका सामना करो। और आपके बीच में से यदि किसी ने राजनीति को अपना कैरियर चुना है, तो आप उसका भी साथ दो। बिल्कुल। कोई भी क्षेत्र खराब नहीं। राजनीति को हम गलत कहेंगे तो भाई, उसको भी तो, राजनीति को भी तो सही करना हमारा काम। जब विशेषकर युवा, समझदार युवा, संघर्षशील युवा यदि राजनीति में आते हैं, तो इसका सीधा फायदा आम जनता को मिलेगा। युवा अगर अच्छा पढ़ लिख के अगर डॉक्टर बन रहा है, इंजीनियर बन रहा है, अधिवक्ता बन रहा है, आईएएस आईपीएस बन रहा है, निष्पक्षता और ईमानदारी से काम कर रहा है, तो उसका फायदा हमारे समाज को मिलेगा। तो युवा जितना जागरूक होगा, युवा जितना समझदार होगा, युवा जिस क्षेत्र में जाएगा, उस क्षेत्र में जाने से, उसके कार्य करने से जो प्रभाव पड़ेगा वो हमारे समाज में पड़ेगा। तो कोई भी क्षेत्र जो है, उसमें हमारा युवा जा सकता है, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र हो, राजनीतिक क्षेत्र हो, व्यवसायिक क्षेत्र हो। ये युवा की समझदारी पर निर्भर करता है। क्या वकालत से मुख्य राजनीति में वापसी होगी?
क्योंकि जब आप अधिवक्ता बने तो आपने ग्राउंड लेवल की जो पॉलिटिक्स है उससे दूरी बना ली। हम्म, तो क्या आप वापस सक्रिय राजनीति में आएंगे? ये तो खैर वक्त पर निर्भर है। लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि पहले मैं पार्टी के लिए रोड पर संघर्ष करता था, आज पार्टी के लिए न्यायालय में संघर्ष कर रहा हूँ। और कहीं ना कहीं एक पार्टी का और कार्यकर्ता का जो नाता रहता है वो आज भी बना हुआ है। मैं अपनी पार्टी के लिए आज भी कोर्ट में लगा हुआ हूँ। पार्टी के जो भी न्यायालयीन कार्य रहते हैं, हमारे पार्टी के नेताओं के, छात्र नेताओं के रहते हैं, तो उनका निराकरण अगर मैं कर पा रहा हूँ न्यायालय में तो ये सौभाग्य की बात है। पहले सक्रिय राजनीति में सड़कों पर संघर्ष होता था, अब उस संघर्ष में मैं सहभागी तो नहीं बन पाता, लेकिन मैं न्यायालयीन कार्यों में पूरी मदद करता हूँ। क्या अधिवक्ता श्रीकांत विश्वकर्मा सक्रिय राजनीति में वापसी करेंगे कि नहीं? ये तो खैर वक्त और परिस्थितियों की बात है। यदि ऐसा महसूस होगा तो बिल्कुल सक्रिय राजनीति में पुनः वापसी होगी। मतलब विचार हैं आपके। हाँ हाँ बिल्कुल। मैं एक आपको फोटो दिखाना चाहता हूँ। आप ही की फोटो है जब आप भारत जोड़ो यात्रा की है शायद तक। हम्म, तो इसमें राहुल गांधी जी से मिले थे आप। आपकी क्या बात हुई थी उनसे? अ, भारत जोड़ो यात्रा जब उज्जैन पहुंची थी तो उज्जैन में राहुल गांधी से मेरी मुलाकात हुई। उस समय हमारे युवक कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री और मेरे अभिन्न मित्र इमरान मंसूरी मेरे साथ थे। तो जो उस यात्रा में मेरे साथ थे, तो मेरी जब राहुल गांधी जी से मुलाकात हुई और मैंने अपना परिचय दिया, मेरे मित्र इमरान मंसूरी ने जब अपना परिचय दिया, तो राहुल गांधी जी ने यही बोला कि आज आप देश को, आप जैसे युवाओं की आवश्यकता है। और जैसे आप दो अलग रिलीजन के लोग हो और इतने अभिन्न मित्र हो, तो ये बहुत काबिल तारीफ है। अपनी दोस्ती यूं ही बनाए रखना और पार्टी के लिए इसी तरह संघर्ष करते रहना। बहुत अच्छा लगा था राहुल गांधी जी से मिलके, और उसी दौरान ये फोटो हमारी क्लिक हुई थी। एक एक मतलब मूवमेंट होगा ना आपके लिए हाँ तो। हाँ, बहुत यादगार पल था। राहुल गांधी जी से मुलाकात करना, हमारी बातों को सुनना, उनके द्वारा कही गई बातों को सुनना, ये एक बहुत प्रेरणादायक पल रहा मेरे लिए। और जो भी पार्टी के लोग हैं, अगर पार्टी का सुप्रीमो अगर उनसे मुलाकात कर ले तो ये बहुत ही मेरे हिसाब से गौरवान्वित करने वाला पल होता है। एक सवाल और रह गया था मेरा। जैसे कि आप अधिवक्ता हैं, तो जबलपुर शहर में हम देख रहे हैं आए दिन हमें न्यूज़ मिलती है कि कोई चक्कू चला रहा है, कोई सर फोड़ रहा है। तो ये बढ़ता जो अपराध है, ये क्यों बढ़ रहा है? देखिए, अपराध का बढ़ने का सबसे सबसे बड़ा कारण है, सबसे पहली चीज तो नशे की प्रवृत्ति, एक। दूसरा बेरोजगारी, और तीसरा जो परिवार की निगरानी होती है उसकी कमी। तो मेरी युवाओं को यही सलाह है कि नशे की प्रवृत्ति से दूर रहे, पहली चीज। दूसरी चीज, सरकार को इस ओर विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हमारे देश में, प्रदेश में, शहर में लगातार बेरोजगारों की संख्या बढ़ती जा रही है। तो कहीं ना कहीं सरकार का ये दायित्व बनता है कि ऐसे युवाओं के लिए नौकरियों की व्यवस्था की जाए, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में ही क्यों ना हो। बिल्कुल। जॉब फेयर के माध्यम से, जैसे पूर्व में इंडस्ट्रियल समिट की गई थी, वैसे ही हमारे मध्य प्रदेश में ऐसी बहुत सारी निजी क्षेत्र की प्राइवेट कंपनियां हैं जिन्होंने व्यवसाय को मध्य प्रदेश में स्थापित किया है। तो सरकार उनको निर्देशित कर यहाँ मध्य प्रदेश के जो मूल निवासी युवा हैं, जो उनके लिए निजी क्षेत्र की नौकरियों में भी आरक्षण मांग सकती है कि हमारा मध्य प्रदेश का जो युवा है वो नौकरी पाने के लिए उसको अन्य राज्य में पलायन ना करना पड़े। तो मेरी सरकार से ही भी यही मांग है कि बेरोजगारी को दूर करने के लिए भैया निजी क्षेत्र की कंपनियों को आप निर्देशित करो। तीसरी चीज मेरी ये है कि नशे और बेरोजगारी के फेर में जो युवा अपराध की ओर अपने कदम बढ़ा रहा है, तो उसमें कहीं ना कहीं परिवार को भी सख्ती करनी चाहिए, अपने बच्चों की निगरानी
बना के रखनी चाहिए कि भाई कहाँ आ रहे हो, कहाँ जा रहे हो, किसके साथ उठ बैठ रहे हो, क्योंकि सामाजिक प्रभाव भी इसमें कहीं ना कहीं बहुत जिम्मेदार है। आप कह रहे हैं कि सरकार को बेरोज़गारी कम करना चाहिए, उसके लिए प्रोग्राम्स निकालने चाहिए, तो मुख्यमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम, ये चल तो रही है? देखिए, किसी भी योजना की घोषणा करना और उसको बाद में अमली जामा पहनाकर जमीन पर प्रस्तुत करना, कथनी और करनी में बहुत फर्क होता है। अगर आज ऐसा होता तो हमारे प्रदेश का युवा नौकरी करने के लिए अन्य राज्यों में क्यों जा रहा है? आप देखिए, बिहार और उत्तर प्रदेश के बाद यदि कहीं किसी राज्य का सबसे ज्यादा युवा पलायन कर रहा है तो वो मध्य प्रदेश राज्य है। तो कहीं ना कहीं ये प्रदेश सरकार के लिए बहुत ही विचारणीय प्रश्न आज के इस अनस्क्रिप्टेड बैठक में आपका आने का बहुत-बहुत धन्यवाद। है। बहुत बहुत आपके धन्यवाद जो आदित्य। विचार हैं, उनको हम ज़रूर चाहेंगे युवा फ़ॉलो करें। जो आपकी छात्र जीवन है, उससे कई कुछ बहुत सीखने को मिलेगा आने वाले युवाओं को। हम्म। और उससे पहले हम यहाँ से चलें, आप कुछ कोई भी आपका फ़ेवरेट कोट या कुछ बताना चाहें? इस जहां में हर किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, किसी को जमी तो किसी को आसमान नहीं मिलता। अरे वाह, वाह! दोस्तों, अगर आज की इस अनस्क्रिप्टेड बैठक से आपको थोड़ी भी क्लैरिटी मिली हो और अगर आपको लगता है कि इस पॉडकास्ट के माध्यम से आपके जीवन में कुछ ग्रोथ हो, तो इसको आप ज़रूर उन दोस्तों के साथ शेयर करें जिनके साथ आप रहते हैं। और मैं हूँ आदित्य, आप सबका धन्यवाद करता हूँ।